नमस्कार एंड सुस्वागतम। मैं हूं आपके साथ अनोखा अंकित और आप हैं 91.2 NIVH हलोदून के प्लेटफॉर्म पर। आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूं। अक्सर हम इस बात को कभी ना कभी नजरअंदाज कर ही देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को तो देखते हैं और हम उनके नियमों को भी जानते हैं, हम उनके नियमों को फॉलो भी करते हैं, उनको भी देखते हैं। लेकिन उन नियमों के पीछे, उन खिलाड़ियों के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाथ होता है और वो पर्दे के पीछे रहकर खेल को चलाते हैं, उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो गेम आगे जा सके। और अगर बात पैरा स्पोर्ट्स या ब्लाइंड क्रिकेट की हो, तो आज हम ये जानेंगे कि वो उस गेम के लिए, पैरा स्पोर्ट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम किसी खिलाड़ी से नहीं बल्कि उस खेल के पीछे के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं बिहार ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी ऋतिक और हम उनसे आज बातचीत करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका 91.2 NIVH हलोदून के प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है। धन्यवाद आपको स्वागत करने के लिए और धन्यवाद उन तमाम श्रोता को जो इस पॉडकास्ट को आगे सुनेंगे। और मैं एक चीज बताते चलूं कि मैं खुद भी NIVH में से B.Ed कर रखा हूँ 2019 से 21 के बैच में, तो NIVH से परिचित हूँ मैं अच्छे ढंग से। बिल्कुल, और मैंने ये सोचा था, ये रखा था मैंने प्रश्न कि मैं इस पर जरूर आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन इसका जिक्र आपने पहले ही छेड़ दिया। कोई बात नहीं। सबसे पहले आप अपने बारे में जो है हमें, हमारे सुनने वालों और देखने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली मैं एक एक्साइटेड पर्सन था जिसका बॉर्न 1994 में हुआ और 2010 के आसपास मेरी बाएं आंख में क्रिकेट खेलने की वजह से एक लेदर बॉल लगी थी जो खराब हो गई और 6 महीने बाद दाएं आंख में चिकन पॉक्स हो चुका था मुझे। और उस समय मैं जब टॉयलेट में गिरा तो उस समय आंख में चोट लग गई थी, तो मेरी दूसरी आंख भी खराब हो गई। तो 1 डेढ़ साल मेरी बहुत बुरी बीती। उसके बाद 25 नवंबर 2011 को, ये डेट मैं नहीं भूलता, मैंने ये मुजफ्फरपुर जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यहीं पे एक संस्था है शुभम, वहाँ पे ब्रेल सीखने आया और 10th का एग्जाम दिया। और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे और जो स्टाफ थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और आज जो ये क्रिकेट जिस एसोसिएशन का आप नाम ले रहे हैं, उनकी प्रेसिडेंट भी जो है वो खुद भी शुभम की जनरल सेक्रेटरी है और इस क्रिकेट बोर्ड की भी प्रेसिडेंट है। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं और अब मुझे जिंदगी से मलाल नहीं है कि मेरी आंखों की रोशनी क्रिकेट से चली गई। अब मैं सोचा कि मैं खुद क्रिकेटर नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, उन तमाम बच्चों को क्रिकेटर बनाऊंगा जो बच्चे दृष्टिबाधित है, क्योंकि मैं खुद भी इसी समुदाय से। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद नहीं, मगर यही यही है कि जब आप खुद नहीं होते तो फिर पर्दे के पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जुड़कर आप उस खेल को अपनी सेवाएं देते हैं, ताकि वो खेल और उस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी आगे बढ़ सके। सो मैं जानना चाहूंगा, ये क्रिकेट तो आपने एक इंसिडेंट बताया कि आपकी आंख में चोट लगी लेदर की बॉल से। मतलब हमारे, अगर हम एशिया रीजन की बात करें या सब कॉन्टिनेंट की बात करें, चाहे मैं अपनी भी बात करूं, मैं भी क्रिकेट को लेकर बहुत पैशनेट हूं। तो क्रिकेट हमारे जीवन में आता है और बचपन से आ जाता है। और मेरा मेरा जो केस है, मेरे दादाजी और मेरे फादर ने मुझे क्रिकेट से इंट्रोड्यूस कराया, बाकी स्पोर्ट्स से भी इंट्रोड्यूस कराया। तो आपकी क्या स्टोरी, आपकी क्या जर्नी, आप कैसे क्रिकेट से इंट्रोड्यूस हुए? मैं जिस स्कूल में पढ़ाई करता था बचपन में, जब साइटेड था, उस स्कूल में बच्चे खेलते थे, तो मेरे ख्याल से मैं 6 या 7 साल का था, तब से मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और मेरा वर्तमान में ऐसा मानना है कि पूरे भारत को कोई एक चीज जोड़ सकता है आपस में, तो क्रिकेट है। क्रिकेट एक ऐसा त्योहार है भारत में जिससे पूरे इंडिया जुड़ते हैं। हर इंडियन को लगता है कि इंडिया को जीतना चाहिए, विराट कोहली रन बनाए या फिर स्मृति मंदाना रन बनाए। तो एक मतलब एक सूत्र में बांधने वाला धागा है क्रिकेट। राइट, बिल्कुल। क्रिकेट को हम यहाँ पर रिलीजन की तरह देखते हैं और त्योहार की तरह, सही बात, उसको सेलिब्रेट करते हैं और हमारे पास तो क्रिकेट के गॉड तक हैं। तो आपसे अब मैं जुड़ूंगा कि क्रिकेट की बात हो गई, लेकिन आप एसोसिएशन से कैसे जुड़े? जिस एसोसिएशन के साथ अभी आप हैं, ये आपका एसोसिएशन कैसे हुआ? इस एसोसिएशन का गठन 2018 में हुआ था और उस समय मैं इसका मेंबर नहीं था, क्योंकि लेकिन मैं जब 2019 से 21 में अपना B.Ed कंप्लीट करके NIVH से जब अपने जॉब के लिए दिल्ली आया इनकम टैक्स में, तो एक दिन संगीता दी का कॉल आया कि हमें गर्ल्स टीम गठन करना है। बॉयज टीम तो हमारी थी, गर्ल्स टीम नहीं थी।
और मैं चाहती हूँ कि तुम अब तुम्हारी पढ़ाई हो गई, जॉब में तुम आ चुके हो, मैं पीजी और बीएड कर रखा हूँ वैसे, तो अब तुम एक काम करो कि तुम इस गेम में जुड़ जाओ। और तब से मैं पहले गर्ल्स टीम का काम स्टार्ट किया बिहार का, और फिर बॉयज का, और अभी केवी का जो भी मीटिंग होता है एजीएम वगैरह, वहां भी मैं एज ए कोऑर्डिनेटर अपने बोर्ड से वहां पे जाता हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए। बिल्कुल। ये अच्छी बात है कि पहले हम जो है वुमेन्स पर भी आए, और अभी तो हम रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं। सर खैर उस पर बात आगे करेंगे हम जरूर। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अभी इस वक्त इस एसोसिएशन में? आप सेक्रेटरी के पद पर हैं, तो आप किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं यहाँ पर? मेरा मेनली काम है बॉयज और गर्ल्स को, जो टीम के जो प्लेयर है उनको मैनेज करना, नए प्लेयर को सर्च करना, जो प्लेयर टीम में अवेलेबल है उनका गेम में बेस्ट निकाल के देना, उनके लाइफ में जो समस्या आ रही है उनको जहां तक संभव है उसको कम करने का प्रयास करना, और क्रिकेट के साथ साथ उनके एजुकेशन में मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, या और भी एक बड़े भाई के नाते क्या हेल्प कर सकता हूँ, उस पर काम करना। मतलब एक भाई के नाते भी, एक सर के नाते भी, एक दोस्त के नाते भी क्या मैं कर सकता हूँ उनके लिए, वो करने की मुख्य जिम्मेदारी मुझे दी गई है। उसके अलावा मैं सिलेक्शन टीम का कमेटी का हेड हूँ अपने बिहार का, तो उनका परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन करना, ये मेरे मुख्य काम दिया गया है। ओके, बिल्कुल। मतलब आप पूरी तरह से चयन प्रक्रिया से लेकर के उनके मेंटरशिप का काम आप जो है वो देखते हैं इस पूरे एसोसिएशन के अंदर। ओके, सो बेसिकली आपको चैलेंजेस क्या नजर आते हैं इस पद पर रहते हुए, और अगर आप दूसरे लोग भी अगर इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर काम करना चाहें तो उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, पहले चैलेंजेस तो ये है कि आप ये मान के अगर किसी संगठन में जुड़ना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है मैं इस संगठन में जुड़ रहा हूँ, मेरा नाम होगा, मैं बहुत अच्छा काम कर, मतलब बहुत नाम कमा लूंगा, बहुत पैसे कमा लूंगा, तो मैं उन लोगों के लिए बोलूंगा कि आप ब्लाइंड क्रिकेट से या किसी भी ब्लाइंड स्पोर्ट्स से ना जुड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ अगर आप ये मान के जुड़ रहे हैं कि ये जो क्रिकेटर है, बॉयज गर्ल्स जो भी है टीम के, वो हमारे छोटे भाई बहन की तरह है, जिनके साथ सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, हमें बाकी जो भी समस्याएं होती है, क्योंकि पहले तो हम विजुअली इम्पेयर्ड है, और विजुअली इम्पेयर्ड की समस्या को अगर दूर ना कर पाए तो कोई फायदा नहीं है, और बाकी आपको 24/7 अवेलेबल होना पड़ेगा बच्चों के साथ, तभी आप काम कर पाओगे। उसमें आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, आपका प्राइवेट लाइफ जो है वो भी, उसे भी आपका कम करना पड़ेगा, डिस्टर्ब हो सकता है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुआ था मुझे, और कि गर्ल्स के साथ तो और दिक्कत थी। मैं किसी पेरेंट्स को कॉल करता था, वो बोलती थी मेरी लड़की कैसे खेलेगी, कैसे उसको बॉल चोट लग जाएगा, ये वो। लेकिन जब अन्नू का सिलेक्शन हुआ बिहार से वर्ल्ड कप की टीम के लिए, तो वो जो पल था, मैं भागलपुर में था, उसमें बॉयज का कैंप करवा रहा था, तो वो पल जो सुकून देता है उसको मैं शब्दों नहीं बता सकता। बिल्कुल। ये तो हमारे लिए भी प्राउड की बात है, हर एक इंडियन के लिए। वो वर्ल्ड कप जीतना और सिलेक्शन के बाद उस टीम में खेलना, ये अपने आप में एक आपके लिए तो और इमोशनल है, क्योंकि आप उनसे पर्सनली कनेक्टेड हो। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली पर्सन विद डिसेबिलिटीज की या ब्लाइंड क्रिकेट की, तो ये कितना चैलेंजिंग है, ये कितना अलग है? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा तो अलग होगा ही इस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए समस्याएं है, लेकिन बात यह है कि साइटेड लोग को अगर आप बोर्ड में ले आते हो और कोई ब्लाइंड बोर्ड में नहीं है, तो उन्हें, आपको पता है जो हमारा समाज है थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप की है, तो उनको पता भी नहीं है कि ब्लाइंड के अंदर एबिलिटी क्या क्या है। तो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सन ही वो जान सकता है उसके अंदर समस्या क्या क्या है, उस पर कैसे कैसे काम किया जा सकता है। और केवी समर्थनम जो हमारा मतलब क्रिकेट को चलाता है इंडिया में, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप एक्टिव रूप से काम करोगे, आप 2 कदम अगर आगे बढ़ाओगे, तो वो आपको 2 कदम साथ देगा, मतलब मेंटोर के तौर पे भी, और भी जो आपकी समस्या आती है उनके तौर पे भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हमारी टीम के तो ज्यादातर काम भी बच्चे ही देखते हैं। ओके। खेलने के अलावा। बिल्कुल, मतलब खेल के साथ साथ जिम्मेदारियां भी वो निभाते हैं ताकि वो आगे के लिए प्रिपेयर हो सके। राइट, ये एक अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें, क्योंकि हम रिसेंटली अभी वुमेन्स की ही बात कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप भी हम लोग जीते हैं, और शायद मैं यहाँ उत्तराखंड में भी एक कैंप लगा हुआ है वुमेन्स के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से नागेश ट्रॉफी में शायद वुमेन्स कप भी शायद इंक्लूड होने वाला है।
तो कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग है टीयर 2 टीयर 3 जो हमारे सिटीज है या इंटीरियर है, उसमें वुमेन क्रिकेटर्स को आइडेंटिफाई कर पाना, उनको आगे ला पाना, उनके पेरेंट्स को ये समझा पाना कि ये फ्यूचर है, ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी को करेक्ट कर दूं, ये नेशनल वुमेन्स सीरीज होता है गर्ल्स के लिए। एक तो नागेश होता है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नेशनल वुमेन सीरीज होता है, जिसका 6th एडिशन इस साल होगा। तो उसमें उत्तराखंड की टीम थी नहीं पहले, तो इस बार उत्तराखंड की टीम ने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो उनकी टीम जाएगी। तो मोस्ट वेलकम, तो उत्तराखंड की टीम बन के आ रही है। दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या चैलेंजेस होते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटी में, तो आपको ये भली भांति आप जानते होंगे कि एक तो ब्लाइंड को आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल काम है, और दूसरा टीयर 2 टीयर 3 सिटी में कई सारी संसाधन की कमी होती है, तो उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना उससे मुश्किल काम है। वो बोलेंगे ब्लाइंड है, क्या कर लेगा। ऊपर से आप बोलो क्रिकेट में करना है, तो बोलेंगे पहले से आंख खराब है और दिक्कत आ जाएगी। तो समस्याएं आती है, लेकिन हाँ, अगर एक बार मेन समस्या है कि किसी बच्चों को आप ग्राउंड लेके आ जाओ और बच्चा ग्राउंड आ गया आपके कन्विंस करने से, तो आपकी 50% समस्या वहीं दूर हो जाती है। उसके बाद बच्चे को खुद ही मजा आ जाता है और खुद ही कर लेते हैं। आपको मैं बताता हूँ कुछ बच्चों का उदाहरण। हमारी टीम में कई सारी गर्ल्स है जो बिहार के अलग अलग एरिया से बिलोंग करती है। कोई कैमूर से है, कोई रोहतास से है, कोई औरंगाबाद से है, कोई मुजफ्फरपुर से है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुआ मुझे उन्हें बच्चों को मनाने में, बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करने में। लेकिन आज के डेट में कई सारे बच्चे जब क्रिकेट से जुड़ गए, तो अब ये हाल है, वो बच्चे बोलते हैं भैया मुझे दिल्ली में पढ़ना है, आप मेरा कॉलेज में भी नाम लिखवा दो, और वो खुद घर नहीं आना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो अगर एक बार आप खेलने लग गए तो आपको समय का नहीं पता लगता, फिर आप उसमें चाहते हो कि इन्वॉल्व हो और अच्छे से इन्वॉल्व हो। ये बहुत अच्छी चीज है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था, नागेश को मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया आपके साथ कि एक नागेश ट्रॉफी भी वुमेन्स की होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा आप ये प्रस्ताव जब आप मीटिंग में जाएं केबी की, तो ये रखें कि ठीक है, एक चैंपियनशिप होती है, नेशनल चैंपियनशिप जो आप कह रहे हैं, लेकिन एक नागेश ट्रॉफी अगर वुमेन्स की भी होगी तो अच्छी बात होगी। इस पर आप क्या कहें? सर मैं आपको बता दूं, करेक्ट कर दूं, एक 2 गेम होता है नेशनल। एक होता है नागेश ट्रॉफी जिसमें 29 बॉयज की टीम है, और ठीक उसी के तर्ज पे होता है नेशनल वुमेन सीरीज। वो नागेश ट्रॉफी जैसा ही है, बस उसका नाम नागेश नहीं है। नेशनल वुमेन सीरीज में टोटल 19 स्टेट खेलती है अभी, और इस बार 20 नंबर टीम के तौर पे उत्तराखंड ने, त्रिपुरा ने और विदर्भा ने फिर से अप्लाई किया है। तो इस बार 20 टीमें होगी, तो वो ऑलरेडी हो रही है। उसका 6ठा संस्करण इस साल होना है, और इस साल जो 2025-26 का जो विजेता है उड़ीसा रहा था, वो मध्य प्रदेश को हरा के, तो ऑलरेडी हो रही है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है, मैं बहुत फॉलो करता हूँ ब्लाइंड क्रिकेट और क्रिकेट। अभी हम T20 और शायद वनडे पर फोकस कर रहे हैं, अभी हम टेस्ट क्रिकेट को नहीं छू रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हमें लगता है कि हमें टेस्ट क्रिकेट को भी डोमेस्टिक लेवल पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हर चीज की समस्या का एक ही है समाधान, क्योंकि और साइटेड क्रिकेट है, तुम्हारे स्पॉन्सरशिप की दिक्कत नहीं है। और ब्लाइंड क्रिकेट, एक तो बच्चों को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो अलग अलग जगह से। केवी समर्थन कोशिश करता है कि स्पॉन्सर जुड़े। केवी समर्थन के साथ अगर स्टेट बोर्ड देखो तो उनका तो और बुरा हाल है, उन्हें स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाता। तो अभी T20 हो पाता है, और 40 ओवर का जो वनडे मैच है वो हो पाता है। टेस्ट करवाने की इच्छा तो है केवी को भी, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि स्पॉन्सरशिप अगर फ्यूचर में मिलता है तो करवाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा ही फॉलो करता हूँ, तो ये वाली बात हो जाती है। एंड इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि जो एक यंग गर्ल है जिसको आना है क्रिकेट में, वो प्रिपेयर होके आए, ये क्या बिल्कुल ही अगर फ्रेश हो, मतलब अगर उसे कोई बैकग्राउंड में प्रैक्टिस भी नहीं है, वो सिर्फ आ जा रही है क्रिकेट के लिए, कैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे एक गर्ल को क्रिकेट के लिए? क्या उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए कि उसको थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, या वो आ सकती है किसी भी तरीके से? कोई भी लड़की हो या लड़का हो, अगर आपको क्रिकेट खेलना, आपको कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, वहां जब प्रैक्टिस कैंप लगती है, आप 10 या 15 दिन के लिए चुपचाप प्रैक्टिस कैंप ज्वाइन करो, और जो आपके कोचेज या आपके सीनियर प्लेयर आपको सिखा रहे हैं उसको बस फॉलो करो और सीखो, आपको क्रिकेट अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक हम पहली बार अब बात करने वाले हैं उस चीज पर, मैं सोच रहा हूँ इसको रोक के रखूं, मगर मन मान नहीं रहा है, मन कर रहा है बात कर ही ली जाए।
बड़ा हमने आईपीएल सुना है एबल बॉडी में, उस क्रिकेट को, और अब इंट्रोड्यूस होने वाला है। मेरे को आपके थ्रू ही पता लगा है, और वेबसाइट पर भी मैं आपकी देख रहा था, वहां पर भी आपने मेंशन कर दिया है। तो हमारे जितने क्रिकेट फैंस हैं या सुनने वाले देखने वाले, उसको उनके लिए ये रिवील कर ही दीजिए आप खुद ही कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जिस तरह आपने आईपीएल देखा होगा आज तक, जो आईपीएल होता है भारत में 19 19 साल से हो रहा है लगातार, बॉयज का और गर्ल्स का भी होता है डब्ल्यूपीएल। तो उसी उसी तर्ज पे इस साल से नवंबर में या दिसंबर में स्टार्ट होने जा रहा है बीबीसीएल, भारत ब्लाइंड क्रिकेट लीग, जिसमें 4 से 6 टीम हो सकती है। ज्यादातर संभावना है कि 4 होगी, अधिक से अधिक 6 टीम हो सकती है, जिसमें 14 इंडियन और 6 विदेशी खिलाड़ी एक टीम में होंगे। और उनका बेस प्राइस क्या रहेगा या कोई फिक्स प्राइस रहेगा, इसके बारे में एक कमेटी का गठन किया गया है केवी समर्थन के द्वारा। बहुत जल्द उनकी जानकारी भी आप लोगों तक आ जाएगी। तो जो भी बॉयज टीम के प्लेयर है, किसी भी स्टेट के हैं, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, और क्या पता आपका बुलावा आ जाए कि आपका सिलेक्शन हो गया है बीबीसीएल के लिए और आप किसी टीम में खेल रहे हो। यस, ये मतलब घूस बम्स वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हम नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी एक साथ compete करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। और इंटरनेशनल भी इंडियन होंगे। और सबसे बड़ी बात होगी, अगर इसे हम बड़ी स्क्रीन पर अपने टीवी ब्रॉडकास्टर्स के माध्यम से इसको देख पाएंगे, घर घर तक ये पहुंचेगा, तो आप इमेजिन करिए कितना बूम आएगा ब्लाइंड क्रिकेट की तरफ। बिल्कुल। कोशिश किया जा रहा है कि जियो हॉटस्टार उसका प्रसारण ले। अगर जियो हॉटस्टार ले लेता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ब्लाइंड क्रिकेट के लिए भला होगा, कि बहुत लोग देख पाएंगे कि किस तरह ब्लाइंड क्रिकेट चल रहा है। बाकी अभी जो नवंबर में लड़कियों का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके कारण ब्लाइंड क्रिकेट को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला भी है। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम तैयारियां कर रहे हैं, खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे वो हम ये जो भारत ब्लाइंड क्रिकेट लीग बीबीसीएल की बात कर रहे हैं इसकी हो। सर, आपने कहा था, अभी हमने बात कर रहे थे कि आप स्काउटिंग करते हैं, खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, और किन चीजों पर आप फिर काम करते हैं उस खिलाड़ी के बेसिकली? सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लाइंड है उनका डेटा इकट्ठा करना, आरटीआई लगा के। हमारे बोर्ड में कुछ आरटीआई एक्सपर्ट है, बाकी हमारे 1-2 मित्र है जो आईएएस ऑफिसर है बिहार सरकार में। तो वो लोग, उन लोगों के मदद से हम पहले डेटा इकट्ठा करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लाइंड है, उनका मतलब विलेज कहाँ है, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है या करती है, उसके अलावा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एज क्या है। फिर उनको कॉल किया जाता है, बच्चे को और उसके पेरेंट्स को कन्विंस किया जाता है, और बच्चे के सुविधा के अनुसार बिहार के अलग अलग, मतलब पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या दरभंगा में कैंप लगा के उन्हें क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाती है, और उनमें से जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें टीम में सेलेक्ट किया जाता है। ओके। सो रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं आप, मतलब स्टैट्स खिलाड़ियों वगैरह के? क्योंकि मैं देख रहा था एक खिलाड़ी का स्टैट तो था वेबसाइट पे बेसिकली। हम अब जो हम लोगों ने वेबसाइट लॉन्च किया है, तो उसमें पहले हमारे पास ऑफलाइन डेटा होता था, अब हम सारे डेटा को ऑनलाइन कर रहे हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति हो वो एक्सेस कर सकता है। उस पर काम जारी है। जैसे कि हम लोगों ने, आपके माध्यम से मैं बता भी दूं कि हम लोगों ने अपने वेबसाइट पे एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर रखा है कि जो भी बच्चे बॉयज और गर्ल्स बिहार के हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं बिहार से, तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी 30 जून तक उसका डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, जिसको 1 मंथ के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो 31 जुलाई तक कोई भी बच्चा उस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और उसको क्रिकेट से जोड़ देगी। बिल्कुल। एंड सो प्रैक्टिस भी हम करते हैं, तो किन चीजों पर खिलाड़ियों को ध्यान देने की जरूरत? ठीक है, प्रैक्टिस तो उनकी चलेगी ग्राउंड पर, बट ऑफ द ग्राउंड किस तरह की आप प्रैक्टिस कराते हैं, या किस तरह की चीजों पर आप ध्यान देते हैं एक खिलाड़ी की डेवलपमेंट के लिए? ऑफ ऑफ द ग्राउंड हम लोगों का पहले नजर होता है कि बच्चे अपने वार्म अप या फिटनेस खुद से करते हैं कि नहीं करते हैं, उनका वीडियो या उनसे कॉल करके पूछना क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरा, उनकी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना पढ़ाई बराबर ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में पता करने का प्रयास करते हैं। अगर बहुत दिन तक ग्रुप में मैसेज नहीं आया या किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ उस बच्चे का, तो फिर उसको कॉल किया जाता है कि क्या समस्या है, और संभव हो तो बीच बीच में काउंसलिंग भी किया जाता है, क्योंकि कई सारी दिक्कत आती है विजुअली इम्पेयर्ड को, आप समझ सकते हैं।
बिल्कुल। ये तो हो गई खिलाड़ियों की बात। कोचिंग स्टाफ भी आप इस पर भी ध्यान दे ही जाओगे, और कुछ पूर्व खिलाड़ी या फिर कौन कौन से लोग आपके साथ उस लेवल पे जुड़े हैं जो खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं बेसिकली इस वक्त? हमारी टीम के जो मुख्य कोच है दीपक जी, वो एक साइटेड क्रिकेटर खुद भी है, और आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा, हम्म, वो खुद भी 3,500 प्लस रन और 250 प्लस विकेट ले रखे हैं हम्म, ये क्रिकेट में। और वो पिछले 2016-17 से ब्लाइंड क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। पहले दिल्ली टीम के लिए भी काम कर चुके हैं एज ए ये कमेटेटर। तो हम्म, वो हमारे मुख्य कोच है जिनके नेतृत्व में ये कोचिंग का काम चलता है। बाकी हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर है, कुछ प्रेजेंट प्लेयर है सीनियर, हम्म, वो लोग भी बच्चे को ट्रेंड करते हैं। जैसे अभी हम्म। बिहार में जब कैंप लगा था मुजफ्फरपुर में, तो हमारी गर्ल्स टीम की जो कैप्टन है सनम महाली, वो आई थी ट्रेनिंग करने के लिए। ओके, ओके, ओके। यानी कि अ, केवल खिलाड़ी ट्रेन जो हो रहे हैं वो जो प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो उनसे उनके पास्ट के एक्सपीरियंस, उनका जो लो डाउन भी होता है, जब वो डाउनफॉल में भी होते हैं, तब किस तरह से मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है, किस तरह से अपने गेम को इम्प्रूव करना है, ये सारी चीजें वो सीख रहे हैं। आपको मैं इंडिया का बताऊं? दोनों आप जानते हैं, आप क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, तो आप ही बताइए। और इंडिया के गर्ल्स में देखा जाए तो आप गंगा कदम, दीपिका टीसी, फूलो हम्म, सोरेन, अनेका देवी ठाकुर, ये हम्म, सारी पार्षद कैटेगरी के प्लेयर है। सुषमा हम्म, पटेल काफी सीनियर प्लेयर है। हम्म, सुनीता सराठे, हमारी टीम की सनम और बिमला, हम्म, और एक प्रतिमा घोष है बंगाल की। हम्म, तो इन प्लेयर से आप जुड़ सकते हैं। इनकी गेम बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं। और B1 कैटेगरी में सीमू दास, हम्म, और ये पी करुणा, हम्म, जमुना रानी टूडो, हम्म, और हमारी टीम से अन्नू जो अभी वर्ल्ड कप खेल रही है। तो आप हम्म। इन लोगों से जुड़ सकते हैं। इन लोगों का गेम अच्छा है और ये लोग क्रिकेट में काफी अपना टाइम ओके, बिल्कुल। दे रहे हैं। ये उभरते हुए खिलाड़ी हैं, और उभरते हुए क्या, प्रोफेशनल्स खिलाड़ी हैं जो इस वक्त इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। कैबी से किस तरह का समर्थन आपको मिलता है, किस तरह आपका कम्युनिकेशन होता है, क्या कुछ वो आपको एडवाइस या आप उनको कुछ पॉइंट्स देते होंगे, बातचीत होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं थोड़ा सा मेल क्रिकेट का मैं बता दूं, मैं बता नहीं पाया था, नहीं तो फिर हम्म। मेल क्रिकेटर बोलेंगे कि हमारे बारे में आपने बताया नहीं था। हाँ, मेल क्रिकेटर में मेल क्रिकेटर में कई सारे बच्चे हैं जो काफी अच्छा खेलते हैं। मैं हम्म, आपका देहरादून की टीम का बता दूं, अश्वनी है, उभरता हुआ खिलाड़ी है। गंभीर हम्म, सिंह चौहान है, दीपक सिंह रावत है, दीपक मलिक जी है, हम्म, विक्की ओराव है हमारी टीम का। गंभीर और ये गौतम है। उसके अलावा हम्म, साउथ के बहुत सारे प्लेयर हैं, संजय कुमार शाह है दिल्ली के, या हम्म, फिर आपको इरफान दीवान है, मनीष है, जो जो हम्म, मुझे तो लगता है फ्यूचर का इंडिया का कप्तान भी बन सकता है, जैसा उसका गेम है और जैसा वो लीडरशिप दिखाता है दिल्ली टीम के लिए। तो ऐसे हम्म, कई सारे प्लेयर है साउथ में भी। सुनील रमेश है, आपको वो दुर्गा राव दिख जाएंगे, अशोक रेड्डी है। तो काफी सारे खिलाड़ी है बॉयज में। तो बिल्कुल, बॉयज में कंपटीशन गर्ल्स से काफी ज्यादा है। बिल्कुल। और आप जाकर, जितने भी लोग हमें इस वक्त देख सुन रहे हैं, आप 91.2 NIVH छलदून के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको दीपक रावत से जो मेरी बातचीत हुई थी वो भी आपको मिल जाएगी। आप उसको जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। काफी अच्छी कन्वर्सेशन हम लोगों ने, हमारे जो इस वक्त के कप्तान भी है उत्तराखंड का भी फिलहाल, दीपक रावत, उनसे आप उनका पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। सो सर, मैं यही कह रहा था कि कैबी के साथ किस तरह का रेपो है, किस तरह से वो चीजें आपके साथ मेंटेन करते हैं, किस तरह की बातचीत वगैरह होती है? जहाँ तक केवी समर्थन की बात है, तो केवी समर्थन हर स्टेट को बोलता है कि आप कोशिश करिए प्लेयर को आइडेंटिफाई करने का, कि आपके स्टेट में कौन कौन से प्लेयर है जिसके अंदर क्रिकेट है, या उसको क्रिकेट का मंच दे सकते हैं। और जहां तक संभव हो आप स्टेट मीट करवाइए, बच्चों का कैंप करवाइए, प्रैक्टिस कैंप करवाइए, या आपस में स्टेट में ही 3-4 टीम बना के आपस में खिलवाइए बच्चों को। हम्म, और इसके अलावा सीरीज, अगर संभव हो तो बायलैटरल सीरीज, ट्रायंगुलर सीरीज का आयोजन करिए। हम्म, बाकी आप केवी के सोशल मीडिया पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम्म, आपको अपने बच्चों के प्रतिभा को आगे दिखाने का कोशिश करना है। हम्म, और जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, मतलब बिल्कुल, वो बिल्कुल, आपको वो केवी देने को तैयार बैठा है। तो आप केवी समर्थन से सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आपको कदम खुद उठाना पड़ेगा, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो। राइट, राइट। हाँ सर, आपने बायलेटरल सीरीज की बात करी। अभी रिसेंटली एक बायलेटरल सीरीज होके हटी है, हरियाणा वर्सेस देहरादून के बीच, उत्तराखंड के बीच। और
अनफॉर्चुनेटली उत्तराखंड 3-1 से वो सीरीज हार गई। तो ये बायलैटरल सीरीज का तो महत्व है, और जितना आप बायलैटरल सीरीज खेलेंगे डोमेस्टिक लेवल पे उतना आप इम्प्रूव करेंगे, राइट। मैंने मैंने फॉलो किया था, दून पब्लिक स्कूल में हुआ था ये मैच, 3-1 से हुए, उत्तराखंड हार गई। वो कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि गेम चलते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, अगर हम बॉयज क्रिकेट की बात करें तो उसमें किस तरह का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनके लिए क्या चीजें इस वक्त हैं, क्योंकि नागेश ट्रॉफी आप कह रहे हैं अभी फिर से आएगा और भी टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, तो हम उनके डेवलपमेंट में कैसे काम कर रहे हैं बेसिकली। बॉयज टीम के बारे में मैं बात करूँ तो बॉयज टीम के लिए इस साल काफी सारे गेम है। 2026-27 और 27-28 का जो कैलेंडर है वो बहुत बिजी कैलेंडर है। सबसे पहले तो इंडिया कैंप होना है 2 से 3, कम से कम इस साल से लेकर अगले साल तक। उसके अलावा बीबीसीएल है जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। एशिया कप होना है अगले साल, मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप होना है बॉयज का। वाओ, यस। तो बॉयज के लिए काफी कुछ है इस साल से लेकर अगले साल तक। और बॉयज में कंपटीशन गर्ल्स से काफी ज्यादा है, क्योंकि 29 स्टेट है, उसमें कम से कम 15 से 20 तो ऐसा स्टेट है जो बिल्कुल दम लगा रखा है कि उनके बच्चे का सिलेक्शन हो। और वो जी, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो कैबी के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि 29 स्टेट है, फिर उनको अगर इंटीग्रेट करना है नेशनल टीम में तो एक बहुत हेल्दी कंपटीशन है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो। आप खुद भी चयन प्रक्रिया आप करते हैं, जो अपनी नेशनल मतलब जो नेशनल टीम बनाते होंगे स्टेट लेवल की, उसके लिए आप करते हैं, तो क्या क्राइटेरिया आप बेसिकली चेक करते हैं जब आप अपनी खुद की स्टेट टीम बनाते हैं? थोड़ा सा नागेश ट्रॉफी के इतिहास के बारे में भी आप बताएं अपने स्टेट के, कि उसने किस तरह का परफॉर्मेंस किया हुआ है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग सिलेक्शन के लिए 3-4 चीजों को ध्यान रखते हैं। पहले तो खिलाड़ी के अंदर डिसिप्लिन कितना है और वो प्रैक्टिस में कितना रेगुलर आया है। गेम से ज्यादा वो उस पर मैं ध्यान रख देता हूँ। उसके अलावा वो परफॉर्म कितना अच्छा कर पा रहा है, टीम के बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन उसका कितना अच्छा है, और परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है। तो कई सारे बच्चे होते हैं, ये बहुत बुरी चीज है लेकिन ये सच्चाई है कि वो प्रैक्टिस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि मैं एक साल अच्छा खेल लिया तो टीम मेरे भरोसे चलेगी। तो इन सब चीजों से बच्चों को बचना चाहिए। कोई भी बच्चा हो, किसी भी स्टेट का हो, आपके यहाँ जब भी कैंप लगती है, आपको जब भी अवसर मिलता है, जरूरी नहीं कि कैंप लगे, तब क्रिकेट खेलते रहे। और जहां तक नागेश ट्रॉफी का इतिहास आपने पूछा है, तो हमारी टीम सबसे पहले 2018 में भाग लेने गई थी। 2018 में गठन हुआ था, 2019 में भाग लेने गई थी। और आपको ट्रस्ट नहीं होगा, हम 34 को ऑल आउट हो गए थे पहले मैच में। वहां से हमारी टीम खेलना शुरू किया था और आज अच्छा खेल रहा है। और गर्ल्स टीम ने ठीक उल्टा किया था। हमारी गर्ल्स टीम जब पहली बार खेलने गई थी तो पहला मैच ही विदर्भा को हरा दिया था, और उसी साल चंडीगढ़ की टीम जो पहले से क्रिकेट खेल रही है उसको भी हरा दिया। वाह, ये तो कमाल की बात है। मुझे याद आता है 2016 में वेस्ट जोन की शायद, नॉर्थ जोन की शायद नागेश ट्रॉफी हुई थी यहाँ उत्तराखंड में। मैंने उसको कवर किया था बेसिकली। तो मेरे ख्याल से एक तो हो गई नागेश ट्रॉफी, और एक अलग अलग जोन्स की भी शायद ट्रॉफीज हम लोग कराते हैं, राइट? अलग अलग नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, एक समर्थनम कप भी होता है जो अभी रिसेंटली होके हटा है। तो काफी ज्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं अलग अलग लेवल पे, स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल्स पर। टूर्नामेंट सब होती रहती है। आप जिस टाइम का बात कर रहे हो उसमें भी टूर्नामेंट सब बहुत सारा हुआ करता था। पहले के टूर्नामेंट का जो प्रोसेस है वो आईवे वाले जो जॉर्ज अब्राहम सर थे वो देखते थे। अब 2016-17 से क्रिकेट का सारा काम जो है वो समर्थनम केवी देखता है। बिल्कुल। हमारे साथ प्रेसिडेंट जुड़ने वाली थी हमारी, वो आई हाँ, मैम? मैम आ गई। दीदी आप आ गए? हाँ, मैं दीदी को अपने पास दे रहा हूँ। और मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये संस्कृत की एचओडी है बिहार यूनिवर्सिटी से। और ये खुद एक संस्था चलाती है जहाँ का मैं खुद स्टूडेंट हूँ, जहाँ भी मैं हूँ, जहाँ हमारे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का ऑफिस है, शुभम। और वो भी जितना मेरा एज नहीं है उतने पुराना ये संस्था है। ओके, राइट। तो मैं बिल्कुल मैम से जुड़वाता हूँ। हेलो। हेलो मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके मैम, मैं अनोखा अंकित 91.2 NIVA छलोदून से, और क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। पागल हूँ क्रिकेट, स्पोर्ट्स, फुटबॉल के लिए। एंड मैम, ये मेरा सौभाग्य कि हमें बात करने को आपसे भी मिल रहा है
मतलब हम बात कर रहे थे ऋतिक सर से और हमें आप भी मिल गए, हम आपसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम स्वागत है आपका 91.2 एनआईवी चलो धून पे। आप हमारे जी देखने सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताइए। जी मैं भी दृष्टिहीन हूँ जन्म से। हम्म और मेरी सारी शिक्षा दिल्ली में हुई। हम्म दिल्ली विश्वविद्यालय से जी जी। मैंने पीएचडी की संस्कृत में। हम्म और कहना होगा कि क्लास 1 से लेके पीएचडी तक मैं दिल्ली में ही रही। हम्म और ये बात मुझे कहीं ना कहीं खलती थी क्योंकि मेरा होम टाउन मुजफ्फरपुर है। जी। और मुजफ्फरपुर में कोई भी ब्लाइंड स्कूल नहीं था, हम्म जिसके कारण मुझे दिल्ली जाना पड़ा। तो आके मैंने 1992 में मुझे पीएचडी की डिग्री मिली। और हम्म 1993 में हम्म, मैंने इस संस्था की स्थापना की, शुभम के नाम से एक जी। संस्था बनाई। हम्म और जिसका लोगो था आत्मनिर्भरत्वम शुभम। हम्म यानी जब मैं आई तो मेरे स्टेट में ये था कि अगर कोई विकलांग है, दिव्यांग है, तो हम्म उस व्यक्ति को कुछ दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, कंबल दे दीजिए, खाना दे दीजिए, दैट्स ऑल। तो हम्म मुझे ये बहुत खराब लगता था, तो मैंने यही स्लोगन अपनी संस्था का रखा कि हम्म आत्मनिर्भरता जब तक नहीं होगी तब तक किसी भी डिसेबल्ड का कल्याण नहीं हो सकता है। तो हम्म इसी उद्देश्य को लेकर हमने ब्लाइंड बच्चों के लिए और डेफ बच्चों के लिए यहाँ एजुकेशन की व्यवस्था की। हम्म क्लास 1 से लेकर 10 तक हम अच्छी एजुकेशन देते हैं बच्चों को। हम्म और उनको केवल एजुकेशन ही नहीं देते, उनको स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, अगर डेफ बच्चे हैं तो डांस में, हम्म ड्रामा में, पेंटिंग में, गार्डनिंग में, हर तरह से। या ब्लाइंड बच्चे हैं तो ये एडीएल जो होता है, हम्म डेली लिविंग स्किल्स, ये सिखाते हैं, कुकिंग सिखाते हैं, जो हम्म उनके सेल्फ ग्रूमिंग है, जो उनके लिए बहुत जरूरी है लाइफ में। वो हम्म देखकर अब कोशिश करते हैं कि ये बच्चे इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ सफिशिएंट। हम्म और 10th करने के बाद हम इन्हें आगे जाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि एजुकेशन मतलब उतना एक्सपोजर नहीं होने की वजह से हम्म यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं हम्म वो सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं है, वो कहते हैं ब्लाइंड है तो कैसे हम पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेगा, ये कैसे पढ़ेगा। तो हम्म इसलिए हम सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि 10th के बाद आप दिल्ली जाओ। और हम्म दिल्ली में मेरे नेटवर्क है, तो वहाँ पे हम बच्चों को डिफरेंट हॉस्टल्स, आप तो जानते ही हैं दिल्ली के बारे में, तो राइट। वहाँ पे हॉस्टल्स रहते हैं, वहाँ रह के बच्चे अपना हम्म कॉलेज अटेंड कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ। तो बिल्कुल। ये व्यवस्था हमारे यहाँ है। हम्म और इसी बीच 2017 में हम्म कुछ बच्चे हमारे पास आए बिहार के, हम्म जिन्होंने कहा कि जी आप तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्पोर्ट्स की कोई एसोसिएशन ब्लाइंड की नहीं है बिहार में। हम्म तो फिर हमने एक रजिस्टर्ड करा दी, हम्म क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार करके, या जिसके अंतर्गत ये लोग 2018 से काम कर रहे हैं। अब मेरा तो वो काम है नहीं कि मैं क्रिकेट को, मैं इनको सपोर्ट कर सकती हूँ पीछे से। जी जी जी। तो मेरा ही एक स्टूडेंट जो मेरे यहाँ से किया, 10th किया, और यही उसने बिहार में ही रहकर बीए एमए किया। तो हम्म उसका भी आप ही की तरह लगता है कोई जुनून है क्रिकेट का। जी तो जी। उसने कहा कि मैं इस काम को आपकी तरफ से देखूंगा। तो बिल्कुल। इसलिए मैंने ऋतिक को सारा काम सौंपा हुआ है। वो हम्म मेरी गाइडेंस में सारा काम करता है क्रिकेट का, जी। टीम्स को ऑर्गेनाइज करना, बच्चों को लाना, हम्म बच्चों की ट्रेनिंग कराना, ये हम्म सब काम ये ऋतिक ही देखता है यहाँ पर। तो जी जी। 2018 में हमने एक बार जो काम शुरू किया था, हम्म शुरू मतलब अच्छा लगता है कि बच्चे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। सो हाँ मैम आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट कभी जागा, कभी आपने कोई मैच देखा हो या सुना हो? हाँ, मैं तो पहले से मतलब छोटी ही थी तब हम्म, वो इंडिया वेस्ट इंडीज और क्या क्या होता था, इंडिया का वर्ल्ड कप 1983 में, पता नहीं आप लोग तो हाँ पैदा जी नहीं हुए होंगे। जी तो जी। वो पूरा मैच हमने रेडियो में कमेंट्री से सुना था और एंजॉय किया था। तो हम्म मुझे सुनने का शौक था शुरू से। हम्म तो खेलने का तो अवसर नहीं मिला कभी। तो हम्म उसी शौक के तहत मैंने इन बच्चों की मदद की। और हम्म शुभम मुजफ्फरपुर में हमारा कैंपस है, हम्म यहीं पर क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफिस भी सिचुएटेड है। यहीं हम्म से हम सारी गतिविधियां संचालित करते हैं मुजफ्फरपुर से। हम्म।
सो मैम 2018 से ये शुरू हुआ है, 8 साल हो गए इसको, लेकिन एक जी बीच में फेज आया था कोविड का, हम सबने देखा। तो जी। उसमें हमने कैसे खिलाड़ियों से डील किया, या उस तरह हमने कौन कौन सी गतिविधियां की, किस तरह से हमने डेवलपमेंट किया उस कोविड फेज में, वो भी थोड़ा बताइए मैम। कोविड के फेज में हम टूर्नामेंट्स तो नहीं कर पाए। हम्म कोविड के आप 2020 और 21 को छोड़ दें, तो हम्म उसके अलावा हमने हर साल 2 या 3 सीरीज अपने स्टेट में, मतलब बहुत बैकवर्ड है, डोनेशन फंड रेज नहीं हो पाता है, हम्म फिर भी हमने 2 या 3 सीरीज यहाँ की है, ट्रायंगुलर सीरीज, बायलैटरल सीरीज, चाहे हम्म लड़कों की हो चाहे लड़कियों की हो। हम्म तो हम लोग करते रहे हैं 2 साल। उन 2 सालों में सच पूछे तो, क्योंकि आना जाना भी पॉसिबल नहीं था, तो उन 2 सालों में हम लोग भी कुछ कर नहीं पाए। हाँ, हम्म लेकिन कंसोलिडेशन जो है वो होता रहा, ऑनलाइन डिस्कशंस होते रहे, हम्म और उसके बाद फिर आगे बढ़े। और फिर ऋतिक है, इसको भी हमने अपनी मैनेजिंग कमेटी में ले लिया है। हम्म और पटना से कुछ लोग हैं, कुछ दरभंगा के, कुछ सीतामढ़ी के लोग यहाँ पर हैं, हम्म कुछ मधुबनी के लोग हमारी मेंबर, सब बिल्कुल। लोग मिलके बिहार को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ओके। सपोर्ट कितना मिल पाता है अगर हम बात करें गवर्नमेंट से, वहाँ स्टेट लेवल पर क्रिकेट को लेकर या ब्लाइंड क्रिकेट को लेकर, तो आप उस पर क्या कहोगे? सपोर्ट तो स्टेट का बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन इस बार जो हमारी एक बच्ची इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो हुआ था, हम्म उसमें जो जीत के आई, तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को हमने काफी लिखा। तो अब शायद थोड़ी बहुत जागरूकता आई है, और हम्म अब ये बात हो रही है कि हमारे जो बच्चे स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम्म और नेशनल्स खेलने जाएंगे, हम्म उनको शायद कोशिश हम कर रहे हैं कि उन बच्चों को ये वगैरह दे पाए गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट। लेकिन उसके अलावा तो कोई सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल। और मैम अभी ऋतिक सर भी बता रहे थे आप खुद भी संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। मैंने भी अपने समय पे थोड़ी बहुत 9th 10th में संस्कृत सीखी। कैसे आपका जुड़ाव हुआ संस्कृत से, वो हम जानना चाहेंगे। अभी हम हमारे अगर स्टेट की, यहाँ उत्तराखंड की बात करूं, तो एक नया 2026 में अभी ही कैबिनेट ने जो है संस्कृत को सपोर्ट करने की बात करी है। तो थोड़ा संस्कृत से आपका कैसे जुड़ा हुआ वो बताएं थोड़ा। देखिए, उत्तराखंड की एक यूनिक बात यह है कि पूरे भारत में एकमात्र स्टेट है हम्म, जिसमें सेकंड लैंग्वेज संस्कृत को रखा गया है, जी। उत्तराखंड में। तो जी। ये बहुत अप्रिशिएटेड, हम अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएबल बात है। हम्म और दूसरा ये है कि संस्कृत से मेरा जुड़ाव की जहां तक बात है, एक्चुअली जब मैं स्कूल में ही थी, तो संस्कृत की हमारी टीचर बड़ी अच्छी हुआ करती थी। जी जी। तो उन्होंने जो हमको संस्कृत लिटरेचर के बारे में जानकारी दी ना, और इंग्लिश भी हम पढ़ते थे, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ते थे, हिंदी भी पढ़ते थे। हम्म तो संस्कृत लिटरेचर पढ़ने से एक यूनिकनेस मुझे उसमें लगी, क्योंकि उसमें जो सूक्तियां हैं, जो इस तरह के सुभाषित हैं, हम्म वो जो कहते हैं वो सब लगता है कि बहुत निचोड़ है, पूरे जीवन के सार को वो बताते हैं। तो हम्म इस बात को मैंने संस्कृत लिटरेचर को पढ़ते हुए महसूस किया, और हम्म तभी मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने ग्रेजुएशन से संस्कृत को ही अपना कैरियर बनाऊंगी। और फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, जानकी देवी कॉलेज से संस्कृत ऑनर्स किया, फिर एमए संस्कृत किया, हम्म एमफिल भी उस समय होता था, पीएचडी संस्कृत में की, संस्कृत ग्रामर में, जो सबसे टफ माना जाता है संस्कृत ग्रामर, उसमें मेरी पीएचडी है। हम्म और बहुत अच्छा लगता है आज मैं जो कुछ कर रही हूँ, जो हम्म भी मैं सोशल वर्क करती हूँ, या अपने सेल्फ सेंटर्ड सब लोग होते हैं, उससे उठकर आगे मैं जो कुछ कर पा रही हूँ समाज के लिए, उसमें मुझे लगता है कि संस्कृत का ही मेरी लाइफ को मोल्ड करने में, मेरी एक्टिविटीज को मोल्ड करने में संस्कृत का ही हाथ बिल्कुल। है। एक आध्यात्म से जोड़ती है संस्कृत आपको। हम्म अगर कोई भी लोग इसको महसूस कर लेंगे, समझ लेंगे, तो सब लोग संस्कृत की ओर आकृष्ट होंगे। संस्कृत लिटरेचर सबको पढ़ना चाहिए, हम्म और संस्कृत से सीख लेके अपनी लाइफ को मोल्ड करना चाहिए। और हमने देखा है कि आजकल हमारे ब्लाइंड फील्ड में भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। अगर हम्म आपने संस्कृत पढ़ी और हम्म आपने सही निर्णय लिए और सही एक्टिविटीज की अपनी लाइफ में, तो हम्म डिप्रेशन का कोई कारण ही नहीं है। आप हम्म हमेशा खुश रहेंगे, है ना।
तो उस आध्यात्मिक पुट है जो हमारी संस्कृत में, उसको समझना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल। और अभी अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, हम हिंदी में और अंग्रेजी में तो कमेंट्री सुनते हैं, हम अगर संस्कृत में कमेंट्री सुन पाए क्रिकेट की तो कमाल ही हो जाएगा। ये बहुत अच्छा। तो संस्कृत में कमेंट्री सुनने के लिए बहुत कम लोग आएंगे, है ना। तो इससे अच्छा ये है कि आपका जो चैनल है उस पर आप संस्कृत के लेसन शुरू करवाइए, बच्चों को स्पीक संस्कृत बोलने की प्रैक्टिस पहले करानी चाहिए। अगर वो होगी तब तभी तो, पहले तो अभी इंडिया में मुश्किल से 0.2% लोग हैं जो संस्कृत बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी बोलने वाले तो बहुत हैं। तो फिर संस्कृत की कमेंट्री अभी स्टार्ट करने से अच्छा पहले स्पोकन संस्कृत पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर संगीता अग्रवाल जी हैं हमारे साथ। तो मैम आपसे ये जानना चाहूंगा, एसोसिएशन के फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, किन किन चीजों पर आप इस वक्त ध्यान दे रहे हैं जिनमें आगे हमें काम करने की जरूरत है ब्लाइंड क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए? जी, हम लोग तो मेनली बिहार पर फोकस्ड हैं और बिल्कुल बैकवर्ड। जब बिहार का नाम लेते हैं तो लोग सोचते हैं हम पिछड़ा हुआ उसमें। तो हम ये चाहते हैं कि 29 टीम्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया ब्लाइंड लोगों की, उनमें से सबसे पहले ये है कि बिहार जो है 12वें 13वें 14वें नंबर पे रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि देखिए छोटे छोटे गोल्स होंगे तभी आप उनको एक ही बार बड़ा गोल लेना पॉसिबल नहीं है ना। गोल्स आपको पता है कि स्मार्ट होने चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। तो हमारा ये गोल है कि पहले हम सुपर 8 में, यानी देश की 8 स्टेट्स के अंदर बिहार को शामिल करवा पाए। अभी रिसेंटली तो हमारा यही गोल है, 1 साल में 2 साल में। और उसके साथ साथ हम रेगुलर प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेहनत करने से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर आपने मेहनत नहीं की, सिर्फ गोल सेट करेंगे तो काम नहीं होगा। तो हम ऋतिक भी बहुत सहयोग करता है दिल्ली में, जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि जनरली बिहार के बच्चे दिल्ली ही पढ़ने जाते हैं 10th के बाद। तो उनको हमने, और ऋतिक भी दिल्ली में ही जॉब करते हैं, तो हमने ये प्लान किया है कि ये दिल्ली में ही बिहार के जो खिलाड़ी खेलते हैं उन सबको दिल्ली में ही पकड़ के वहीं पर प्रैक्टिस करवाए रेगुलर। तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि वीक में 4 दिन, सोमवार बुधवार शुक्र, 5 दिन बल्कि इवन सैटरडे और संडे, है ना। तो रेगुलर प्रैक्टिस पे बच्चे आते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, चाहे 1 घंटे के लिए ही खेलें, इनको हम लोग खेलने का अवसर देते हैं। हम लोग इनके लिए ग्राउंड ढूंढते हैं। दिल्ली में 3-4 जगह पर हमने ग्राउंड की स्पॉन्सरशिप मिल गई है हमको, जहाँ फ्री में ग्राउंड हम लोगों के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए उपलब्ध होता है, जहाँ हम बच्चों की खूब प्रैक्टिस करवाते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो अपने आप रिजल्ट भी ये बच्चे देंगे। बिल्कुल। सो मैम, और एट द एंड मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आपका मैसेज हमारी कम्युनिटी के लिए, खास करके गर्ल्स के लिए, क्योंकि जो है वुमेन्स क्रिकेट को हमें बढ़ावा देना है, और ब्लाइंड क्रिकेट में जो आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, गर्ल्स के लिए मुझे ये कहना है कि गर्ल्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि पेरेंट्स के दबाव में रहते हैं, और इसके कारण बहुत सारी गर्ल्स का जो पोटेंशियल है वो पेरेंट्स भी नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानने की वजह से वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मुझे कहना होगा कि जो भी गर्ल्स इसको सुन रही हैं वो अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करें, और जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ दूसरी गर्ल्स आगे बढ़ रही हैं वहाँ कम से कम विजिट करने के लिए कहें। तो एक बार पेरेंट्स आएंगे, उनका जो माइंडसेट थोड़ा बदलेगा तो उन बच्चों को भी अवसर मिलेगा आगे आने का। मैं नहीं कहती कि गर्ल्स जो है पेरेंट्स के साथ रिवोल्ट करके आए, वो नहीं करना। अपने पेरेंट्स को समझाना है, उनको ऐसी जगहों पे लाना है, उसके बाद उनके सहयोग से, उनकी सहमति से वो आगे बढ़ सकती हैं, और उनके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज उनको आगे बढ़ने के बहुत से अवसर हैं। हो सकता है दूसरे स्टेट्स में लड़कियां आगे आती हों, लेकिन हमारे बिहार स्टेट में तो इस तरह की बहुत दिक्कत है। अभी हमने ब्लाइंड लड़कियों का कैंप लगाया था गर्मी की छुट्टियों में क्रिकेट के लिए। अभी तो हमने सोचा था 30-40 लड़कियां आएंगी, लेकिन केवल 10 लड़कियां ही आ पाई।
तो ये है कि हाँ वही ना, तो क्योंकि बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, लेकिन हाँ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को 10 बच्चों को भी यहाँ लाए वो बड़े खुश हुए देखकर। और फिर अब उनका फोन आता है कि आप बताइए, फर्दर सजेस्ट कीजिए, हम अपने बच्चे को क्या कराएं क्या नहीं कराएं। तो इस तरह की अवेयरनेस आ रही है लोगों में थोड़ी बहुत, और जी। उसमें क्रिकेट माध्यम बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम यही चाहेंगे क्रिकेट चाहे किसी भी स्टेट लेवल पे हो रहा हो, वो जो है वो आगे बढ़े, और ब्लाइंड क्रिकेट हर घर तक पहुंचे, हर कोई देखे, चाहे बॉयज खेले चाहे गर्ल्स खेले, सबको देखना चाहिए, सबको पार्टिसिपेट उसमें जरूर करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ये जो इच्छा है वो क्रियान्वित हो, सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल।